अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, हिस्ट्री हमने स्टार्ट की थी, तो अब हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट से एक्चुअल में जो काम है वो शुरू हुआ था। तो उसमें जो है अब हम देख लेते हैं किस तरह से काम किया गया। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर एज मच एज पॉसिबल। और इसके अलावा आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और जो भी अगर आपको कुछ चाहिए या कोई भी चीज़ जो है क्वेश्चंस हैं या किसी भी तरह के कंसर्न है, तो आप उसको जो है वो डीएम कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स दूंगी जिस हद तक पॉसिबल होगा। और इसके अलावा ये कि मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि जल्द से जल्द वीडियो जो है वो अपलोड कर सकूँ आपके लिए, लेकिन कुछ जो है वो मसरूफियत हो जाती है जिसकी वजह से थोड़ा 1 और 2 डेज़ का मुझे गैप लेना पड़ता है। तो अब मैं कुछ काम कर रही हूँ, दुआ करें कि वो खैर खैरियत से हो जाए, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो कोशिश करूँगी कि डेली ही आपके लिए लेक्चर जो है वो अपलोड कर दूँ। और आपका इस तरह मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स एक्चुअल में है क्या। ये जो है 1760s में जो है इसका काम शुरू किया गया हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स का। कि जो है वो मतलब एक्चुअल में अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को देखें तो इसका मतलब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग होता क्या है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि हाइब्रिड बनाना। और हाइब्रिड क्या कहते हैं, मिक्सचर ऑफ समथिंग। हाइब्रिड कार्ड्स का तो आपको पता ही होगा ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मतलब जो भी दो आप इस एक चीज जो बना रहे हो, जो एक्चुअल में हाइब्रिड हमारे पास रिजल्ट आता है, वो एक्चुअल में ये होता है कि दो चीजों का वो मिक्सचर होता है। ठीक है, मतलब अगर पेरेंट्स हैं तो उनकी किस तरह की करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी उसका आप जो है वहाँ पे केस लेना चाहें, तो वो ये होता है कि किस तरह से जो है वो उसको हम लेना चाह रहे हैं, क्या उसका करेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो जो हाइब्रिड होगा उसके अंदर वो उन पेरेंट्स की दोनों दोनों करेक्टरिस्टिक्स मतलब एक दूसरे को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगी, किसी हद तक ज्यादा कम हो सकता है। तो दिस इज दी हाइब्रिड, जो सही लफ्ज है हाइब्रिडाइजेशन, एक मिक्सचर है। ठीक है, तो अब एक्सपेरिमेंट में कैसे होगा, सबसे पहले जोसेफ क्योलेटरस ने इस एक्सपेरिमेंट को जो है वो यानी आप कह लो इन्वेंट किया था या उसने ट्राई किया था फर्स्ट टाइम 1760s में उसने ये काम किया। और उसने कैसे किया, ही क्रॉस द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द टोबैको। टोबैको की जो है वो उसने तंबाकू की डिफरेंट स्पीशीज को क्रॉस करवाया एंड ऑब्टेन द फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स। और उसके पास जो है वो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स आए। फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स मींस के ऐसे ऑफ स्प्रिंग जो दोबारा से क्रॉस करवाए जा सकते थे या जो रिप्रोड्यूस कर सकते थे। ठीक है ना, तो फर्टाइल का ये मीनिंग होता है। अब जब उसने ये किया तो फिर जब हाइब्रिड आंसर आया हमारे पास, मतलब जब हाइब्रिड रिजल्ट्स में बने, ऑफ स्प्रिंग्स बने, they were they having the appearance of from the both of the parents। उनकी जो है वो डिफरेंट अपीयरेंस थी पेरेंट्स से, पेरेंट्स के साथ वो मिलते नहीं थे, पेरेंट्स जैसे नहीं थे। और टोटली जो है वो तकरीबन डिफरेंट थे पेरेंट्स से। और उसके बाद जब हाइब्रिड्स को आपस में क्रॉस करवाएगा, यानी अगर आप मिसाल के तौर पे एक सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमने एक प्लांट लिया है, सिंपल पी प्लांट मोस्टली जो जेनेटिक्स में यूज किया जाता है। एक ऐसा प्लांट था जिसके लीव्स जो है वो स्मूथ थे, दूसरा ऐसा प्लांट था जिसके लीव्स थोड़े हेयरी थे, उनके ऊपर छोटे छोटे बाल या हेयर का स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ था। दोनों को क्रॉस करवाया तो फर्स्ट में ऐसे हुआ कि हमारे पास जो लीव्स है वो टोटली डिफरेंट है, वो ना हेयरी थे ना स्मूथ थे, हो सकता है उनके ऊपर ब्लिस्टर्स बन गए हो सकता है उनके ऊपर जो है कुछ और स्ट्रक्चर्स बन गया हो सकता है वो लीव्स जो है वो रेटिकुलेट वेनेशन वाले हो, यानी वो डिफरेंट हो गए। या फिर अगर उनका कलर येलो व्हाइट था या पर्पल फ्लावर और व्हाइट फ्लावर थे, तो जो न्यू हमारे पास फर्स्ट हाइब्रिड की एग्जांपल आई या फर्स्ट हाइब्रिड की जनरेशन आई, वो हो सकता है पिंक कलर के आ गए हों या रेड आ गए, मतलब डिफरेंट उसका कलर जो पैटर्न है। तो इसको हम कहते हैं कि वो बिल्कुल हाइब्रिड जो वो पेरेंट्स से डिफरेंट आ गया। फिर उन हाइब्रिड्स को आपस में क्रॉस करवा दिया, जो हाइब्रिड आए थे उन हाइब्रिड्स को आपस में क्रॉस करवा दिया। एंड द ऑफस्प्रिंग्स रिजेंबल्स द हाइब्रिड सम टू द ओरिजिनल पेरेंट्स। जब उन हाइब्रिड्स को आपस में क्रॉस करवाया तो जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स आए वो कुछ ऐसे थे जो हाइब्रिड से मैच कर रहे थे, जैसे हाइब्रिड्स का आपस में उसकी करेक्टरिस्टिक्स थी या स्ट्रक्चर था। और कुछ ऐसे थे जो कि ओरिजिनल पेरेंट्स के साथ मैच करे थे, मतलब ओरिजिनली पेरेंट्स जो हैं वो जिस तरह के थे उनके साथ उनकी करेक्टरिस्टिक्स। अब आप देखो जैसे आपके ग्रेन मींस के अगर आप एनिमल के केस में भी देखो या ह्यूमंस के केस में, फर्स्ट जनरेशन ऐसी थी, टू पेरेंट्स के जो चिल्ड्रन थे या ऑफस्प्रिंग थे वो अपने पेरेंट्स से तो बिल्कुल नहीं मिल रहे थे। जब उन चिल्ड्रन का क्रॉस करवाओ या उनका, तो उस ऑफस्प्रिंग को जो नेक्स्ट जनरेशन आई ग्रैंड चिल्ड्रंस की, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो है उनकी रिजेम्बलेंस शो हुई। तो इस तरह की उसमें जो है रिजल्ट उनको मिले हैं। प्रोवाइडेड द क्लू ऑफ हाउ द हेरिडिटी वर्क्स। इससे ये पता चला कि हेरिडिटी एक्चुअल में वर्क कैसे करती है। समटाइम्स ऐसे होता है कि फर्स्ट जो क्रॉस होता है या फर्स्ट जनरेशन होती है उसमें वो रिजल्ट नहीं मिलता जो पेरेंट्स के पास था या पेरेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, लेकिन जब उनको आपस में क्रॉस करवाया गया तो वो सेकंड में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वो रिजेम्बलेंस शो करने लगे।
एंड द ट्रेड मार्क्स इन द वन जनरेशन, वो ट्रेड जो पहली जनरेशन में मास्क हो गई थी, मास्क का मतलब है छुप गई थी, जाहिर ना हो सकी जेनेटिक्स की वजह से, रीअपियर्ड इन द नेक्स्ट, वो जब वो नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो रीअपियर हो गई। तो इस तरह से पता चला कि किसी हद तक ये जो है जेनेटिक्स इस तरह से काम करती है, या हेरिडिटी इस तरह काम करती है। एंड इट्स रिजेक्टेड द डायरेक्ट ट्रांसमिशन, इसने डायरेक्ट ट्रांसमिशन को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज डायरेक्ट ट्रांसमिशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो उनके डायरेक्ट कोई भी हैंड्स हैं, आर्म्स हैं, उनके जो अपने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं नेक्स्ट पेरेंट में, तो ये चीज तो हुई नहीं, इसलिए फिर उसने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। सेकंड थ्योरी जो थी ब्लेंडिंग वाली, उसको भी इसने रिजेक्ट कर दिया कि ट्रेड्स का किसी भी तरह से ब्लेंड ही नहीं हुआ फर्स्ट पेरेंट में, वो तो ऑफस्प्रिंग के बिल्कुल डिफरेंट बने। तो इस तरह से ब्लेंडिंग और ये डायरेक्ट इनको उसने रिजेक्ट कर दिया, और पता चला कि जो हेरिडिटी है उसका क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो पहला एक्सपेरिमेंट हुआ। उसके बाद अब जो नेक्स्ट पार्ट हमें मिला एन अदर एस्पेक्ट ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स, ये हमें मिला कि सिंगल मेटिंग एग्जिबिट द अल्टरनेटिव फॉर्म्स। जब पहला रिजल्ट मतलब हमारे पास आया या फिर के फर्स्ट क्रॉस करवाया गया, तो जो फर्स्ट हाइब्रिड आया उसमें ये भी देखा गया, जब सेकेंड हाइब्रिड जब जनरेशंस आई तो उनमें ये भी देखा गया कि सिंगल मेटिंग के रिजल्ट में जब फर्स्ट मेटिंग अभी हुई है तो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स आई हैं। मीन्स के जो ट्रेड्स, अगर वो टॉल की ट्रेड थी तो नेक्स्ट में वो टॉल की दो फॉर्म आ गई, शॉर्ट भी आ गई और टॉल भी आ गई। अगर लीज हेरी और स्मूथ थे तो उसने दो अलग अलग जो है फॉर्म्स को ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ट्रेड्स या ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स, उसने जीन्स का वर्ड तो बाद में यूज हुआ है ना, लेकिन उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म जिसको हम आज या मॉडर्न जेनेटिक्स में अलील्स का नाम देते हैं, तो वो चीज इसमें जो है वो देखने के लिए नजर आई कि सम ऑफ स्प्रिंग शोड दी वन हैज दी hairy leaves and the other offspring has the smooth leaves। मतलब अगर चार न्यू प्लांट बने हैं या चार ऑफस्प्रिंग बने हैं तो उसमें से दो हेरी थे या तीन हेरी थे, एक उसमें स्मूथ था। तो इस तरह से उसमें कुछ जनरेशन जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं वो आई हैं। तो इस तरह की जब रिजल्ट हमारे पास सामने आए तो मॉडर्न जेनेटिक्स ने इन पे काम किया और उन्होंने ये समझा दैट इट में बी द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो हम आज पढ़ रहे हैं, आज की या मॉडर्न की जेनेटिक्स में जो हम मॉडर्न जेनेटिक्स में पढ़े वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। तो इस चीज से मेंडल को भी प्रोवोक किया और मेंडल ने फिर इस चीज पे जब काम किया तो फिर मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है उसको अपना मतलब उसको एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के तौर पे उसको रिप्रेजेंट कर दिया। got the improvements by the other mostly by the farmers। और जो ये कैलटर्स का एक्सपेरिमेंट था उसने जो है वो उसकी डिफरेंट इंप्रूवमेंट्स की गई मोस्टली फार्मर्स, क्योंकि फार्मर्स का ये काम होता है कि वो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं अपनी क्रॉप्स में, तो इस वजह से उन्होंने इस पे काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब ये कैलटर्स ने सारा एक्सपेरिमेंट कर लिया तो उसके बाद बारी आ गई टी ए नाइट की। टी ए नाइट 1790s में, यानी 30 साल बाद 1790s में, फिर उसका पहले 60s का काम था, फिर 90s में तकरीबन उसको इतनी इंप्रूवमेंट मिली तो क्रॉस द वेराइटीज ऑफ द गार्डन पी। उसने गार्डन पी के साथ काम किया, जैसे पाइसम सैटिवम, हम उसका जो है साइंटिफिक नेम है, सिंपल सा नाम है, इसको याद रखें, बहुत जर्नल और अच्छा जो है वो इम्पैक्ट होता है कि अगर आपको पता हो। तो विच वर यूनिफॉर्म एंड फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम दी जनरेशन टू जनरेशन, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो क्रॉस किया गया वेराइटीज का जो रिजल्ट आया, गार्डन पी पे उसने काम किया। गार्डन पी का एक्चुअली मकसद ये होता है कि वो एक उसका लाइफ पीरियड छोटा है। आपका क्वेश्चन भी है कि जेनेटिक्स में गार्डन पी को ही क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इसका लाइफ साइकिल छोटा होता है, इसको स्टडी करना सिंपल है, ये ट्रू ब्रीडिंग करता है। इस तरह के कुछ रीजन है जिसकी वजह से इसको ही यूज करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, विच वर यूनिफॉर्म, यानी यूनिफॉर्म उसने जनरेशन टू जनरेशन जब उसने क्रॉस करवाया तो उसको एक जैसे रिजल्ट मिले। तो वन ऑफ दीज हैड द पर्पल फ्लावर एंड द अदर हैड द व्हाइट फ्लावर। अब उसने ये देखा कि एक का पर्पल फ्लावर था दूसरे का व्हाइट था, उसको जब उसने क्रॉस करवाया ऑल वर हैड द पर्पल फ्लावर, सब में पर्पल आ गया, व्हाइट मास्क हो गया, यानी व्हाइट का कोई उसमें रिजल्ट ही नहीं शो हुआ। जब उन ऑफस्प्रिंग्स को आपस में ही क्रॉस करवाया मीन्स के पर्पल फ्लावर वाले को, तो फिर उसके बाद पर्पल भी मिल गए और व्हाइट भी मिल गए। मतलब समझ आई आपको बात की कि सबसे पहले एक जनरेशन जो थी उसमें पेरेंट्स में एक पर्पल था, पर्पल फ्लावर वाले जो प्लांट्स थे वो, और दूसरे थे जो व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट थे, उनको क्रॉस करवा दिया आपस में। जब उनको क्रॉस करवाया तो नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास आया पर्पल फ्लावर। अब उसमें कोई भी व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट्स बने ही नहीं, तो व्हाइट वाली जनरेशन जो है वो बिल्कुल मास्क हो गई है, व्हाइट वाली ट्रेड बिल्कुल छुप गई है, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आया। फिर अब वो जो पर्पल वाले थे सारे जो फर्स्ट जनरेशन हमारे पास आई, उनको आपस में ही क्रॉस करवा दिया। जब उनको आपस में क्रॉस करवाया तो फिर जो नेक्स्ट हमारे पास जनरेशन है उसमें पर्पल भी आ गए और व्हाइट भी आ गए, पर्पल थोड़े ज्यादा आए व्हाइट थोड़े कम आए। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स जब किए गए तो फिर दिस वाज रिजेम्बलेंस विद द कोलेटर्स एक्सपेरिमेंट, इसकी रिजेम्बलेंस थी कोलेटर्स एक्सपेरिमेंट्स के साथ कि एक ट्रेड जो है वो मास्क हो रही है और दूसरी ट्रेड
रीअपियर हो गई। तो इस तरह हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कोलेटर ने पहले किया, उसके बाद टीए नाइट ने जो किया, दोनों के रिजल्ट एक किस्म के आपस में सेम थे। अदर थिंग, अब जो यहाँ पे एक कंक्लूजन बनती है इन सब एक्सपेरिमेंट्स, मतलब दो एक्सपेरिमेंट्स हम अगर स्टडी कर रहे हैं या फॉर्मर्स ने काम किया किस तरह के, तो उसके पास जो अब कंक्लूजन हमारे पास बनेगी कि किस तरह के रिजल्ट्स उनको मिले हैं। वन फॉर्म ऑफ द ट्रेट वर मार्क्स इन एंड रीअपियर इन द नेक्स्ट जनरेशन। पहली सबसे मेन कंक्लूजन हमारे पास यही आती है कि एक फॉर्म जो है वो एक में मास्क हो गई थी, जबकि दूसरी में वो क्या हुई, वो रीअपियर हो गई है जनरेशन में। एंड फॉर्म्स ऑफ द ट्रेट सेग्रीगेट अमंग द ऑफस्प्रिंग्स। और फिर हमने ये भी देखा कि जो फॉर्म्स है वो सेग्रीगेट करती है, यानी सिर्फ ये नहीं होता कि फ्लावर एक जैसे ही हो, सब कुछ पर्पल आ जाते हैं, कुछ व्हाइट आ जाते हैं, कुछ के लीव्स डिफरेंट होते हैं। तो वो उनकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हमें नजर आई जब इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए। एंड सम ट्रेड्स वर मोर इन द नंबर देन द अदर्स। और जो दूसरी कुछ ट्रेड्स थी उनका ज्यादा था, जैसे पर्पल फ्लावर्स की प्रोपोर्शन ज्यादा थी, जबकि जो ये थी व्हाइट फ्लावर की प्रोपोर्शन थी वो कम थी। तो दिस वर्क फेल्ड ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ ए सेंचुरी। एक सेंचुरी तक वो जो है वो काम मुश्किल से कर सका, और एक सेंचुरी के बाद ये जो उसका वर्क था या ये सारा जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए, इसने अपनी इंपॉर्टेंस को लूज कर दिया। अब अपनी इंपॉर्टेंस उसने क्यों लूज किया, मतलब क्यों वो जो है वो इंपॉर्टेंस गेन नहीं कर सका, मेंटेन नहीं रह सका? बिकॉज रीजन मे बी बिकॉज दे डिड नॉट मेंटेन द न्यूमेरिकल वर्क। उन्होंने कोई न्यूमेरिकल वर्क नहीं किया। अगर उनको पता था कि एक पर्पल फ्लावर्स आ रहे हैं और व्हाइट फ्लावर्स आ रहे हैं, तो किसी भी तरह का न्यूमेरिकल वर्क नहीं किया गया। न्यूमेरिकल वर्क का मतलब ये कि अगर पहली जनरेशन बनाई थी उसमें 100 ऑफ स्प्रिंग बने थे, 150 बने थे जितने, तो उसमें से कितने पर्पल थे, 50 थे, 60 थे, 70 थे, या कितने उसमें से व्हाइट फ्लावर्स वाले प्लांट थे? उन्होंने इस तरह का कोई काम किया ही नहीं, न्यूमेरिकल्स को इन्वॉल्व ही नहीं किया, नंबर्स को इन्वॉल्व नहीं किया, जिसकी वजह से फिर ये जो सारा काम था उसका कुछ भी रिजल्ट, उसका कंक्लूजन वो ना निकाल सके और उसको नेक्स्ट जो है वो यूज ना कर सके। फिर जब मैंडल्स और दूसरे आए, सबसे पहले गॉल्टन आया, फिर उसने मैंडल्स आया, तो इस तरह उन्होंने आके फिर जब नेक्स्ट जेनेटिक्स पे काम किया, तो फिर वो न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ, आपको पता है मैंडल्स ने तो एक एक काम न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ किया कि मतलब 1000 स्पीशीज थी, फर्स्ट जनरेशन में 4 ये थे, 1 ये थे, उसने रेशियोज दी, सारा उसने मैथमेटिकली स्टेटिस्टिकली जो है उसको अरेंज किया। और ये सबसे जो है वो जबरदस्त डोमेन है बॉटनी की, आप कह लें, या जेनेटिक्स की। जब आप मेंडल्स के लॉ को पढ़ते हैं, इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको फुल 100% इसको समझाऊंगी अच्छे तरीके से, बिकॉज ये मेरा भी फेवरेट जो है वो पार्ट है बॉटनी में से, या अगर आप इसको जोलॉजी में से भी कहें, तो दोनों केस में जेनेटिक्स हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है, ठीक है। तो इसको जो है वो आप मजे से इंशाल्लाह हम करेंगे, मैथ्स के साथ, स्टैट्स के साथ, मीन्स उसकी सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ। इस वजह से ये सब कुछ जो है वो फिर ना रह सका, और फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है गॉल्टन, मेंडल्स, उन्होंने आके अपना काम नेक्स्ट किया। तो आई होप कि आपको लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर लेक्चर आपको बहुत ज्यादा पसंद आया हो तो फिर इसको बहुत ज्यादा लाइक करें और बहुत ज्यादा शेयर करें, ठीक है। और लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा देखा करें और फुल वीडियोस को वॉच किया करें, बिल्कुल भी स्किप ना किया करें। आप अगर चाहते हैं कि मैं आपके लिए डेली वीडियोस लेकर आऊँ, डेली लेक्चर्स लेकर आऊँ, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। मुझे आपसे ज्यादा से ज्यादा शेयर्स चाहिए और लाइक्स चाहिए, ठीक है। और वीडियोस को बिल्कुल भी स्किप किए बगैर वॉच किया करें, मुझे भी थोड़ा सा बेनिफिट दे दें अगर आप मुझसे ले रहे हैं, ठीक है। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।